करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के पास पूरा टाइम है कि आप लोग मुझसे डिस्कस करें कि लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें समझ में नहीं आई उसको आज फिर मैं रिकैप करूंगा और उसके बाद थीम्स के ऊपर जाएंगे जल्दी जल्दी से। So last class में we started to talk about structuralism. I told you that structuralism is also known as new Marxism. It is known as scientific Marxism and structural Marxism भी इसको कहते हैं. And ये this is something that which came after the Marxism. इसलिए इसको new या post Marxism भी कह रहे हैं, structural Marxism और scientific Marxism भी कहते हैं. Right guys? So Marxism, I told you in my last class, now is becoming again a very popular trend in the academia of the whole world. After the end of Cold War, structuralism as a theory of international relations started to decline. But after the 9/11 or so, this theory again got popularity. And now most of the universities in the United States of America and the whole Northern Europe or just Central Europe, the people, they are talking about structuralism again and again. वो अपनी एकेडेमिया के अंदर अपने रिसर्च के अंदर so much so कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, he is also socialist in approach. इस वजह से आप लोग अंदाजा कर लें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से अगेन इट इज बीइंग रिवाइव्ड. सो मैंने आप लोगों को बताया था द वेरी फर्स्ट रीजन इज के व्हाई इट इज गेटिंग अगेन पॉपुलैरिटी. इट इज टॉकिंग अबाउट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी और उनके जो ड्यू राइट्स हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अनलाइक लिबरलिज्म एंड रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म इज हैविंग सोशल क्लासेस as the basic unit of analysis. In addition to that, how the processes of production and exchange in economic relations they are going on, इन चीज़ों का एनालिसिस करता है स्ट्रक्चरलिज्म. और ये स्टेट के रोल पे, रोल ऑफ एनजीओज वगैरह को यूनिट ऑफ एनालिसिस के तौर पे नहीं देखता. इट जस्ट टॉक अबाउट किस चीज़ के ऊपर देखता है, द सोशल क्लासेस किस तरीके से सोसाइटी के अंदर दे आर बीइंग जनरेटेड विद द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. उसके बाद we also talked in my last class that structuralism is having some superficial resemblance with realism and liberalism. उसका आपने बात किया था कि neo realism also talking about the structural element of conflict. तो ये भी structural element of conflict की बात करते हैं, लेकिन इनका जो structural element of conflict है ये इनका vertical है लेकिन उनका horizontal है. और दूसरी बात ये हमने की कि लिबरलिज्म दे आल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमिक रिलेशन. ये भी इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिवली देखते हैं. दे आर क्रिटिक ऑफ दैट ऑफ दोस इकोनॉमिक रिलेशंस. ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी. और उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक्चरलिज्म as a theory of international relations is having very peculiar vocabulary. So if we want to have a better understanding of structuralism, then we have to read it again and again, because whatever the assumptions they are coming up with, they are not easily digestible, understandable. इन चीजों को we have to have what derived common sense. तो ये बड़ी जो इसकी लैंग्वेज है वह बड़ी unpleasant है और इस वजह से, और they are not, this vocabulary is not based on common sense. तो इसके लिए when you would be going it again and again, reading it again and again, only then you will be getting the basic understanding. ये तो पूरी थ्योरी के साथ है, लेकिन more specifically from structuralism onward जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, हर एक थ्योरी की जो वोकैबुलरी है बहुत टफ है. और टफ से मुराद ये है कि व्हाट दे से एंड व्हाट इज बेसिकली बीइंग अंडरस्टूड इन रिटर्न, इन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज्यादा. तो उन दोनों को सही हालत में रखने के लिए यू हैव टू फाइंड दी बिटवीन द लाइन मीनिंग आप लोगों को निकालना पड़ेगा. फिर वी आल्सो टॉक अबाउट इन माय लास्ट क्लास के जो ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, इट इज ऑल अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म ऑन स्ट्रक्चरलिज्म. ये हमने बात की थी कि उसके ऊपर जब हमने ये बात की कि इट इज द ओरिजिन इज ऑल अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसके ऊपर हमने कहा था कि until unless we are not going to have a better understanding of the concepts given by Karl Marx, we will not be in a position to understand it accurately. तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि Karl Marx के there are 2, 3, 4 very important concepts which are having still relevance with structuralism. तो इन चीजों को हमने देखना है. उसके अंदर वेरी फर्स्ट थिंग वाज द मोड ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने कहा था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक रिलेशंस. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है, द कंडीशंस अंडर व्हिच थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. और इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है, द वेज थ्रू व्हिच economic relations they are being produced and the conditions
ये जो रिलेशंस हैं ये कंडीशंस हैं, और वो जिस तरीके से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको वेज कहते हैं। इन दोनों चीजों को आप लोगों ने देखना है कि ये, और कार्ल मार्क्स वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है इट इज गोइंग टू गिव दी मटेरियल बेस टू सोसाइटी में, सोसाइटी को मटेरियल बेस ये दे रहे हैं। बच्चों यहाँ तक कोई बात समझ आई है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें मुझे अभी तक। मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है और ये किस तरीके से मटेरियल बेस ऑफ सोसाइटी को दे रहा है। आप लोगों को समझ आई इस बात की जो हमने लास्ट क्लास में की थी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है। अब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जब हम इस चीज को देखते हैं तो ये ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू थिंग्स। क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिलेशन, द वेज एंड द कंडीशंस अंडर व्हिच थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली गोइंग टू गिव द मटेरियल बेस टू सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी जो क्रिएट होती है उसके पीछे जो फाइनल थिंग है वो क्या है जी? इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस ही सोसाइटी की फाउंडेशन लेट करती है। यू गेट माय आइडिया? तो इसको उसने कार्ल मार्क्स इस कॉन्सेप्ट्स को वो कहता था ये जो मटेरियल ये जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है इस चीज को वो इकोनॉमिक डिटर्मिन यानी कि इकोनॉमी में हर चीज को डिटर्मिन करती है। फिर वो कार्ल मार्क्स ये कहता था कि ये जो द होल कैपिटलिस्ट सिस्टम है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। वेरी फर्स्ट इज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी और दूसरा क्या है जी? परसूट ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों चीजें जो मिलती हैं तो इससे कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्रिएट होती है, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी क्रिएट होती है। तो वो किस तरीके से कहते हैं कि, और परसूट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि परसूट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से होता है। उसके लिए कार्ल मार्क्स केम अप विद द थ्योरी ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। कार्ल मार्क्स कहता था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहती है। कहते हैं इनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अगर समझना है तो हमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को समझना होगा। यहां तक कोई बात अगर कोई कहना चाह रहा है, कोई बात पूछना चाह रहा है, प्लीज लेट मी नो। हेलो, ऑल ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक सर ओके जी सर ओके। जबरदस्त जबरदस्त। इसका आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए स्पीड थोड़ी तेज है, जल्दी से रिकैप करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज बेसिकली बेस्ड ऑन टू थिंग्स। आप लोगों को पता है, एक एक्सचेंज वैल्यू, एक सरप्लस वैल्यू है। एक्सचेंज वैल्यू का कौन बताएगा एक्सचेंज वैल्यू क्या थी? तो और इसको कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं? जिसको प्रॉफिट बोलते हैं कैपिटलिज्म में, वो एक्सचेंज वैल्यू होती है। नहीं 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 नहीं, एक्सचेंज वैल्यू प्राइस है। यस नहीं सर, वो सरप्लस होती है सर। सर प्राइस होती है होता है, वो प्रॉफिट होता है। सरप्लस प्रॉफिट होता है और एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट और वो प्राइस है। हाँ, और एक्सचेंज प्राइस सर होता है। प्राइस होती है सर। नैमा क्या कह रहे हो आप? कोई नई चीज प्रोड्यूस तो नहीं करने जा रहे? क्यों नैमा बच्चे? नहीं सर, वो मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो एक्सचेंज वैल्यू कौन बताएगा फिर? सदाकत तुम बताओगे? सर मैं बता देता हूँ सर। जी बताइए बच्चे। एक्सचेंज वैल्यू ये होता है कि जो सर्विसेज है ना किसी चीज की, वो जिसकी जो प्रोडक्ट पे ऊपर कीमत लग रही है, ठीक है, उसका और उसके ऊपर जो आगे चीज वो बेची जा रही है। मतलब उस दिन भी आपने सर एग्जांपल दी थी कि एक प्रोडक्ट जो है ना वो 2 रुपए की मजदूर तैयार कर रहा है और एम्प्लॉयर जो है ना वो उसको, जो फैक्ट्री का ऑनर है वो उसको 10 रुपए की सेल कर रहा है। तो वो जो एक्सचेंज वैल्यू है, जो 10 रुपए सेल हो रही है ना, वो एक्चुअली प्राइस भी है और एक्सचेंज वैल्यू भी है। ऑन द अदर हैंड जो सरप्लस वैल्यू है वो जो प्रोडक्शन का, यहाँ पे रुको, यहाँ सदाकत रुको। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं सही तुमने बताया। क्यों भाई, कौन बताएगा? सदाकत ने सही बताया क्या गलत बताया? सर मैं बताऊं? कंफ्यूज एक्सचेंज वैल्यू और सरप्लस वैल्यू को। मैं बताओ। सर यही नहीं है जो सर एक्सचेंज सरप्लस वैल्यू जो होता है वो इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वर्कर एक्चुअली प्रोड्यूसेस एंड व्हाट इज बीइंग पेड टू देम। नहीं, वो तो प्रॉफिट हो गया ना। वो सरप्लस, मैं वही कह रही हूँ, वो सरप्लस वैल्यू है। तो एक्सचेंज वैल्यू जो वो होती है जिसको कैपिटलिज्म में प्राइस कहा जाता है। जी प्राइस, लेकिन वो किस तरीके से बनती है? थ्रू द लेबर, इट इज डिटरमाइंड बाय ह्यूमन सर्विस। हाँ, यानी कि एक्सचेंज वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट। वो क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा एक आईफोन है। अब जो आईफोन है वो चाइना के अंदर भी असेंबल हो रहा है, और आईफोन जो है उसके अंदर चाइना 3 किस्म के कैटेगरीज के आईफोन बनाता है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी या जितनी अच्छी चीजें लगाते हैं वो डेवलप कंट्रीज को भेजते हैं। उससे जो कम वाली चीजें होती हैं वो उससे नीचे आते हैं, फिर उससे नीचे आता है।
और इसी तरीके से सैमसंग के जो सेट हैं वो अब पहले ताइवान में और उधर कोरिया, पहले कोरिया में बनते थे, फिर बाद में सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर चाइना के अंदर गया। तो बेसिकली एक लेबर है, बहुत स्किलफुल लेबर है, वो जो चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी अल्टीमेटली प्राइस ज्यादा होगी, और एक अनस्किल्ड लेबर के हाथों अगर कोई चीज पैदा हो रही है तो उसकी प्राइस अकॉर्डिंगली होगी। अब वो कार्ल मार्क्स ये कहना है कि ये जो एक्सचेंज वैल्यू है इसको समझ, इसको डिटरमिन करता है ह्यूमन लेबर, कि किसी भी चीज की प्राइस कितनी होगी। फॉर इंस्टेंस के अगर एक बंदे ने बहुत अच्छी स्किलफुल जो लेबर थी, उसने कोई चीज प्रोड्यूस की, उसकी मार्केट के अंदर की, वो उसने जो चीज बनाई है वो उसने 10 रुपए की बनाई है, 10 रुपए की, ठीक है, और ये चीज इज नॉट बिलोंगिंग टू दी लेबर बाय होम दिस थिंग इज बीइंग मेड, उससे बिलोंग नहीं कर रही। वो किसको दे दी गई है? वो बॉस को दे दी गई है, चीफ को दे दी गई है, फैक्ट्री ऑनर को दे दी गई है। और इस तरह की वो चीजें जब मार्केट के अंदर बहुत सारी है तो वो उसको, और इन रिटर्न जो है वो बाद में हम प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है। तो एक्सचेंज वैल्यू बेसिकली क्या है? ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन लेबर ने ये चीज जो प्रोड्यूस की है वो डिटरमिन कर रहा है, और वो चीज उसके साथ बिलोंग नहीं कर रही, बल्कि किसको दे दी गई है? चीफ को दे दी गई है, ऑनर को दे दी गई है, और इन रिटर्न उसको बहुत नॉमिनल थिंग दी गई है प्राइस के। यानी कि अगर 10 रुपए की चीज है तो 10 रुपए नहीं देने तो कम से कम 5 रुपए तो दो, लेकिन दे क्या रहा है? 1 रुपया दे रहा है उसको। एक बात। फिर सरप्लस वैल्यू क्या है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज बेसिकली बीइंग प्रोड्यूस, यानी कि प्राइस, एंड व्हाट इज बेसिकली बीइंग गिवन टू देम इन रिटर्न। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। मेरी बात समझ आ रही है किसी को? क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं? हेलो सर इसका तो ये मतलब हुआ कि एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्राइस। हाँ, नहीं ना? बिल्कुल नहीं है। It is- बात यानी कि अगर आई थिंक हम लोग यहाँ पे फॉल्टर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एक्सचेंज वैल्यू लास्ट उसमें लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट कॉल इट प्राइस, सो दिस इज नॉट द एक्सचेंज, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्राइस। नहीं, दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द लेबर। ठीक है, इस चीज को देखना है। ये देखो मेरी बात सुनो, आप कोई घर में कोई चीज बनाते हो या आप एक स्किलफुल आर्टिजन हो, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, दैट थिंग बिलोंग्स टू यू, आपसे वो बिलोंग करते हैं, और आप डिटरमिन करते हैं इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। समझ आई मेरी बात? अब हो क्या रहा है, वो जो चीज आपने प्रोड्यूस की है वो आपके पोजीशन में तो है नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल इट, यू आर नॉट गोइंग टू पोजेस इट। व्हाट यू आर गोइंग, यू आर गिविंग दैट थिंग टू योर बॉस, अपने बॉस को दे दी, और बॉस वो देखेगा हाँ भी कितनी जबरदस्त मेहनत हुई है, और वो फिर उसकी प्राइस अपने मतलब के मुताबिक लगाएगा, और इन रिटर्न आपको दे देगा बहुत नॉमिनल थिंग, थोड़ी सी 10 रुपए की चीज की जगह पे 1 रुपया दे दिया गया आपको। और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को समझने के लिए वो गया क्या कहते हैं कि ये सरप्लस वैल्यू, जो चीज बीइंग प्रोड्यूस है वो प्राइस है का डिफरेंस विद व्हाट व्हिच इन रिटर्न इज बीइंग गिवन टू यू, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली प्रॉफिट है। अब वो 9 रुपए का है, तो ये जो 9 रुपए प्रॉफिट जो उसने हासिल किए, 9 रुपए जो उसने हासिल किए, वो अल्टीमेटली इस तरह की बेशुमार चीजों को जब बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कंटिन्यूअसली पाइल अप होता चला जाएगा। जब पाइल अप तो रिचेस उसकी बढ़ती चले जाएंगी। लेबर को तो दिया 1 रुपया, इन रिटर्न उसने 9 रुपया एक सिंगल प्रोडक्ट पे निकाला, और अगर इस तरह की लाखों प्रोडक्ट बन रही हैं तो उसको मल्टीप्लाई आप एक्सपोनेंटली कर लो कि कितना बनेगा वो, और वो इस इंक्रीज। दिस इज हाउ ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, दिस इज समथिंग व्हिच इज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी विद इन द सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ने इससे, जब कार्ल मार्क्स से ये क्वेश्चन हुआ तो भाई इसका तुम क्या कहते हो, होना क्या चाहिए? उसने कहा भाई जो बंदा जो चीज बनाता है वो उसी की है, चलो ठीक है, तुमने उसको हायर किया, उसने बना दी, यू आर गोइंग टू सेल दैट थिंग इन 10 रुपीज एंड इन रिटर्न यू आर गिविंग इट जस्ट 1 रुपी। दिस इज व्हाट द डिस्पैरिटी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड, ये बढ़ती चली जा रही है। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, गिव 5 रुपीज टू द लेबर, गिव 5 रुपीज टू एंड हैव 5 रुपीज इन योर पोजीशन। तो दिस इज हाउ ये जो डिस्पैरिटी है ये सोसाइटी के अंदर कम होती चली जाएगी। लेकिन ये जो कैपिटलिज्म है ये कंज्यूमर माइंडसेट का एक नेम है। कंज्यूमर माइंडसेट के वो चीजें, वो जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में बनाते जा रहे हैं और उसके ऊपर एक्सपोनेंशियली अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, एंड दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर विद लीप्स एंड बाउंड्स। वो अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं। इसी वजह से दुनिया में कहते हैं 2% दे आर होल्डिंग दी 99% वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड।
इसलिए दुनिया के अंदर ये सारा जो कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चों ये बात समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। जी सर। कुछ नहीं, बड़ी दबी दबी आवाजें आ रही हैं वकार तेरी और सर अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझा दूं तो हाँ जबरदस्त जबरदस्त। क्या हो गया? सर देखें, जब कोई चीज पैदा की जाती है एक उसकी कास्ट होती है, यानी कि वो कितनी की लागत से वो तैयार हुई है। जो एक्सचेंज वैल्यू है, जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं दूसरी चीजों के साथ, तो उसके बदले दूसरी चीजें हमें कितनी हासिल हो सकती हैं। अब हम एक चीज पैदा करते हैं तो इसकी एक्सचेंज वक्ती तौर पे किसी दूसरी चीज से फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होती। तो हमने एक स्केल ऐसा डेवलप किया जिसको हम कीमत बोलते हैं, उसकी मदद से एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करके एक्सचेंज कर लिया जाता है वक्ती तौर पे। बिल्कुल ठीक है। और जो सरप्लस वैल्यू है वो उसकी कीमत फरोख्त और लागत पैदाइश के फर्क को कहते हैं। जो मजदूर है उसको जो लागत पैदाइश है वो मिल रही है, और जो कीमत फरोख्त ज्यादा है लागत पैदाइश से, उसका जो फर्क है वो सरप्लस वैल्यू है। उसको उर्दू में कदरे जायद बोलते हैं, और वो कदरे जायद जो है वो आजर की जेब में जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट मुझे जी जी। दो चीजें बड़ी इसमें वो हुई हैं। वो ये क्या कि जो लागत पैदाइश है, अब लागत पैदाइश के अंदर लेबर तो इन्वॉल्व नहीं है ना? यस सर इसमें लेबर जी सर। इम्पोर्टेंट है। लेबर लेबर सर और इसके बाद एनवायरनमेंट है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके बाद आपका रॉ मटेरियल है, और उसके बहुत सारे कंपोनेंट जो चीजें जो बीच में शामिल हो रही हैं। क्या ख्याल है? सर जो सरप्लस वैल्यू है वो तमाम कास्ट को अलहदा करके ही मेजर की जाती है। प्रॉफिट जो है वो तमाम लागत पैदाइश को कीमत फरोख्त से नफी करके हासिल किया जाता है। एक गुड्स जो है वो अकेला मजदूर ही पैदा नहीं करता, मार्क्स सिर्फ मजदूर की बात करता है, ये बाकी चीजों को वक्ती तौर पे पस मंजर पे ले जाता है। अच्छा, डिस्कशन के दौरान अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अभी इसी चीज को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि ये जो प्रॉफिट है इसको फिर इक्विटेबली शेयर कर लो, तो तब भी आप नहीं करते। चलो मान लिया कि आपने 10 रुपए की, सुन ले मेरी बात, अगर 10 रुपए की एक चीज पैदा हुई है, उसके ऊपर कास्ट आई है 1 रुपया, ठीक है, और आपने लेबर को दिया 1 रुपया, एनवायरनमेंट की सारी चीजें निकाल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह निकाल के 3 रुपए हो गए तो 7 रुपए बचे। इस 7 रुपए को इक्विटेबली शेयर कर लो। इवन देन इक्विटेबली शेयर नहीं हो रहा। जी सर, वो सरप्लस वैल्यू में वो लेबर को आजर हिस्सा नहीं दे रहा, वो सरप्लस वैल्यू को आजर जो है जो प्रोवाइड कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, वो अकेला हड़प कर रहा है। क्योंकि आजर भी एक लागत पैदाइश में एक एंटिटी के तौर पर ही गिना जाता है, लेकिन दूसरों के हिस्सा नहीं मिलता, वो आजर अपनी ही जेब में डाल लेता है सरप्लस वैल्यू को मुकम्मल तौर पर। ठीक है, इसी वजह से सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी समझ आया। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हो? इस ये जो हमारे जैन ने बताया, जबरदस्त बताया, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिनसे हम एक्विंटेंस नहीं रखते, लेकिन समहाउ थिंग्स दे आर मेकिंग सेंस टू अस। क्या ख्याल है? जी सर। फातिमा? नहीं सर, इसमें यही है ना, बेसिकली लेबर क्लास जो है सारी जो हार्डवर्क है भी उन्हीं की, लेकिन जो फायदा हो रहा है वो सिर्फ बॉस को हो रहा है, यानी ठीक है एलीट क्लास को हो रहा है, और वो सारा पोजीशन भी वो कर ले लेते हैं, और फिर इसलिए नुकसान भी जो है वो लेबर क्लास को ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो समहाउ अब आप ये क्या बता, जो एक्सचेंज वैल्यू वो किससे बन रही है? वो ह्यूमन लेबर डिटरमिन कर रहा है, वो बना लेबर से बन रही है। और जो प्रॉफिट है वो डिफरेंस है कीमत के अंदर जो उसको दी गई है, ठीक है, और जो उसकी जो इन रिटर्न दी गई है, और जिस चीज के ऊपर जिस कीमत पे चीज फरोख्त की गई, दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट कह रहे हैं। ठीक है, जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को थ्योरी के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है गाइस, उसके बाद अकोमोडेशन कैसी हो रही है, यानी कि वेजेस डाउन कर रहे हैं। एक बंदा जो इंजीनियर है, आपको पता है मार्केट के अंदर अगर इंजीनियर बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं तो दिस इज हाउ के आप कहते हैं भाई तुम नहीं तो कोई, एक बंदा है बहुत स्किलफुल है, वो कहता है मैंने 1 लाख रुपए लेना है। जी 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 सर, जैसे ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात थी, अगर इसमें हम ये देखें कि स्किलफुल लेबर भी, फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी एग्जांपल लें, आपके इंटेलेक्ट या आपकी नॉलेज के ऊपर आप जो क्लासेस या इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी इसी तरह के इतने सारे टीचर्स के ऊपर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की यूनिवर्सिटी कर रही है, ठीक है, और उनको अपने नाम पे क्या कहते हैं
मार्केट भी यूनिवर्सिटी करी है कि ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, तो ये स्किलफुल लेबर और स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कोई डिफरेंस तो नहीं होता ना? होता है ना, यानी कि जो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो जब शुरू में पढ़ाना चाहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, या जब भी कोई नया कोर्स आता है तो हर टीचर स्ट्रगल करता है, उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि स्किलफुल और अनस्किलफुल दोनों की लेबर के अंदर डिफरेंस तो होता है ना। जो अनस्किलफुल होता है वो रफ चीज़ बनाएगा, जो स्किलफुल है वो फिनिश चीज़ प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, अच्छी चीज़ बनाएगा। जैसे लेबर के अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं उनके लिए उस प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। उन्होंने अनस्किल्ड का भी लेबर से प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है, और उन्होंने लेबर या स्किलफुल लेबर के भी जो स्किल्स है उनसे अपना प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो स्किलफुल जो लेबर हायर की जा रही है उसको अनस्किल्ड जो बंदा है उसके मेयार की पे दी जा रही जी, ठीक है। और वो इस वजह से दिस इज हाउ दे आर कंटिन्यूअसली अर्निंग मोर मनी। यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर मार्केट के अंदर 4 स्किलफुल लेबर मिल गए हैं आपको, और आपको अब आप एक पोस्ट है, 4 बंदे अच्छे आ गए और चारों के चारों बड़े कॉम्पिटेंट है। आप एक बंदे से पूछते हो कितनी फीस ले, कितनी पैसे लोगे, वो कहता है भाई मैं तो मार्केट के मुताबिक 2 लाख लूंगा, मार्केट में ये चल रहा है। तो अच्छा, दूसरा बंदा आता है वो भी उतना ही कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन उससे कहते हैं आप कितना लेंगे, वो कहता है मुझे आप 1 लाख रुपए दे दें, वो नीडी होता है। एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है सर समहाउ आई एम द नीड ऑफ जॉब, सो आई नीड कि मेरा बेसिक मेरा सब्सिस्टेंस पूरी हो जाए, दिस इज व्हाट आई एम रिक्वायर्ड। तो वो कहते हैं चलो 70,000 रुपए पे। तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको ओपन कर दीजिएगा कि पीपल जो लेक्चरर हैं मार्केट के अंदर रेट है 70-80 हज़ार रुपया, लेकिन उनको हायर कर लेते हैं 40-50 के ऊपर, और वो उतने इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो इस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि स्किलफुल लेबर के मेयार की जो पे थी देने के बजाय अनस्किलफुल लेबर की जो पे है वो स्किल्ड पर्सन को दे देते हैं। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। ठीक है, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, यूजुअली सर आई जस्ट गॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, यूजुअली ये जो एक्सचेंज वैल्यू है ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं जो ह्यूमन लेबर है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा बात। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे गॉट देयर प्रिंसिपल्स, उनके पास अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। वो कहते हैं हमने एक कॉम्पिटेंट बंदा रखना है, हमने अनस्किल्ड बंदा नहीं रखना। और जब कॉम्पिटेंट, जिस तरह के ये यूनिलीवर हो गया पाकिस्तान के अंदर, जब इंजीनियर को हायर करते हैं दे गॉट, वो हर बंदे को वो कहते हैं 1,50,000 का हमने पैकेज देना देना, चाहे वो फ्रेश आ रहा नहीं आ रहा, उनको देखते हैं ये कॉम्पिटेंट है, और जब वो सिस्टम में आएगा तो उधर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस तरह की जो दूसरी ये जो मार्केट के अंदर अवेलेबल, यानी कि अगर चीजों की चीज आप लोगों को पता है, जैसे जब पाकिस्तान के अंदर मैं जब बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एक जमाने में था, तो नया जब मैंने फोन लिया तो उस पर 3310 फोन आया था, जो मैंने 6,500 का लिया था। और उसके बाद वो जो 3310 के बाद जो मैंने पैकेज लिया था इसका जैज का, तो वो मुझे 4500 का मिला था। आप जैज की जो सिम है वो 50 रुपए की मिल रही है, और मोबाइल आपको बेहतरीन 6,000 के मिल रहे हैं। मेरी बात सुन रहे, यानी अगर मार्केट के अंदर चीजों की तादाद ज्यादा होगी है तो अल्टीमेटली उसकी जो कंपटीशन के अंदर आके क्या हो जाता है, वो जो आवाम को फायदा मिलता है, यानी कि वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं किसी भी चीज की जो वैल्यू है। ठीक है, और अगर रेयर चीज है तो आप देखें जो अब बहुत अच्छे जो फोन है वो अपनी चीजों को कम नहीं करते, वो कहते हैं जिन्होंने लेनी है लें, जिन्होंने नहीं लेनी है ना लें। ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे कभी क्यू मोबाइल आ जाता है, कभी हॉट, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, लेकिन जो लोग ले सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके मतलब कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा चलें यार, बहुत टाइम ले लिया इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा, वो ये सारी जो चीजें हैं इसको कार्ल मार्क्स ने किसका नाम दिया कि इकोनॉमी इज गोइंग टू डिटरमिन, इकोनॉमी इज गोइंग टू, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, इट इज गोइंग टू लेव द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। यानी द होल सोसाइटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट, द इकोनॉमी। इकोनॉमी में, इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक फोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमी, उसके ऊपर बेस करती है। तो इसको उसने बेस का नाम दिया, जिसको सब स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर किया गया। फिर उसने कहा कि अब इकोनॉमी ट्रिगर करती है अदर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल एंड रिलीजियस रिलेशंस। इकोनॉमी ट्रिगर करती है, इकोनॉमी ट्रिगर करती है कि कैसे सोशल रिलेशंस होंगे, इकोनॉमी ट्रिगर करती है कि कैसे पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे, इकोनॉमी ट्रिगर करती है कि कैसे कल्चरल रिलेशंस होंगे, इकोनॉमी विल बी ट्रिगरिंग कि वो किस किस्म के आपके रिलीजियस रिलेशंस होंगे। तो इसको उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी के अंदर we are not going to just deal with just economic relations, we got our political relations, cultural relations, religious relations, हमारे ये सारे relations हैं।
और इसको उसने सुपर स्ट्रक्चर का नाम दिया। अब ये बेस इज गोइंग टू क्रिएट सुपर स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर इन रिटर्न इज गोइंग टू गिव प्रोटेक्शन टू द बेस। दिस इज हाउ ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो रिलेशन है। कोई बात कहना चाह रहा, कोई बात कहना चाह रहा है इसके ऊपर तो बताइए प्लीज। ऑल ओके? ओके गाइस, चलें जी। उसके बाद जी ओके, उसके बाद क्या है जी, अब सोसाइटी के अंदर मैंने आपको लोगों को बताया कि सोसाइटी के अंदर आपका जो बेस है वो ट्रिगर कर रही है, इसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का नाम दिया। तो उसने कहा जो ये जो सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आती है, चेंज सोसाइटी के अंदर जो चेंज आती है वो भी इकोनॉमी से आती है। इकोनॉमी एक डायनामिक फोर्स है जो सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आती है। अब जैसे जैसे इंसान का नॉलेज बढ़ता चला जाता है, तो वो पहले हंटिंग के दौर में रहता था, उसके बाद एग्रीकल्चर दौर के अंदर आया, फिर इंडस्ट्रियल दौर के अंदर आया, आज हम इस वक्त जीनत ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हैं। तो ये इंसान के नॉलेज ने मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया। मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे यानी कि इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी चेंज हुई। पहले इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी क्या थी? हंटिंग थी, फिर एग्रीगेरियन सोसाइटी आई। तो जो फाउंडेशन सोसाइटी की थी वो इंसान के नॉलेज ने वैसा क्रिएट किया, और वैसा ही इन रिटर्न बेस ने अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सुपर स्ट्रक्चर को डिवाइस किया। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर सोसाइटी जैसे हंटिंग के अंदर थी, तो एक कौन सा ट्राइबलिज्म का एक सुपर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। ट्राइबल चीफ डिटरमिन करता था लीगल रिलेशंस, ट्राइबल चीफ बताता था इकोनॉमिक रिलेशंस कौन से होंगे, आपके सोशल रिलेशंस कैसे होंगे, आपके लीगल कैसे होंगे। जैसे ही सोसाइटी बड़ी थोड़ी एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए, कलेक्टिविज्म के अंदर आना शुरू हुआ, तो उसके साथ ही फ्यूडलिज्म का माइंडसेट आ गया। उन्होंने ये एग्रीगेरियन सोसाइटी के अंदर वैसा स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे ही हम आए इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, हमारा बेस एक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर आए, एग्रीगेरियन सोसाइटी से सोसाइटी ने स्विच किया, तो क्या हो गया? बोर्जी माइंडसेट आ गया। और बोर्जी माइंडसेट के अंदर जो रिच क्लास है वो अपना कल्चर लेकर आए, अपने लॉज लेकर आए, अपना नॉर्म्स लेकर आए, अपनी वैल्यूज को उन्होंने फ्लोरिश करवाया और प्रीच किया। तो उस तरीके से आए। तो बेसिकली ह्यूमन नॉलेज इंक्रीज होता गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता गया। मोड ऑफ प्रोडक्शन बेस इकोनॉमिक बेस है, उसने अपनी मोड ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सुपर स्ट्रक्चर को क्रिएट करते चले गए। बच्चों बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बात समझ आई? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो? नहीं सर, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये सारी जो चीजें की हैं उसको फिर आगे चलते चले गए। कार्ल मार्क्स ये कहता था कि ये जो सोसाइटी है, ये जो इस तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, लेबर क्लास को कुछ नहीं दिया जा रहा, रिचेस के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, ये इट इज हैविंग इंटरनल कंट्राडिक्शन है, और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिस सिस्टम के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो ये जो कैपिटलिज्म की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्वेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली ये क्राइसिस होगा और ये डाउनफॉल हो जाएगा इसका, और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जब भी ये जब चेंज आएगी, इसके खिलाफ जो इंटरनल कंट्राडिक्शन है, इसकी वजह से जब क्राइसिस आएगा, इस क्राइसिस की वजह से इस सिस्टम को, ये जो पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और जब ये कोई चीज क्रिएट होती है, जब चेंज आती है, तो चेंज बड़ी वायलेंट होती है, और इस वजह से ये जो सिस्टम है, इट इज डेस्टिन्ड टू फेस इट्स क्राइसिस, इट्स डूम, एंड डूम वुड बी कमिंग अप विद वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट के जरिए ये आनी है। ठीक है, और इस चीज को उन्होंने ये चीज बताई है। अच्छा, एक वर्ड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था, वो मैं चाह रहा हूँ कि टेलियोलॉजी क्या है। टेलियोलॉजी बेसिकली एक नजरिया है जिसके मुताबिक वो ये कहता है कि एवरी नेचुरल प्रोसेस इज बेसिकली बीइंग डायरेक्टेड बाय अ पर्पस। दुनिया के अंदर जो भी चीज कोई होती है उसके पीछे एक पर्पस होता है। सादा लफ्जों में अगर मैं बताऊं, एवरी नेचुरल प्रोसेस इज बेसिकली बीइंग डायरेक्टेड बाय अ पर्पस, इसको टेलियोलॉजी कहते हैं। रिलीजन जो है, अगर रिलीजन का फिनोमेना आप देखें, इसका एक पर्पस है, इकोनॉमी का एक पर्पस है, सोसाइटी के अंदर सोशल रिलेशंस का एक पर्पस है, फैमिली यूनिट्स के अंदर अगर हम इन चीजों को देखते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो इसको, इस टेलियोलॉजी को, उसने बोला कि मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भी टेलियोलॉजिकल था। वो ये कहता है कि ये जो पूरा सिस्टम हो रहा है इसका एक पर्पस है, ये किस तरफ जा रहा है। द होल कैपिटलिज्म इज गोइंग टू फेस इट्स डूम। एवरी नेचुरल प्रोसेस इज बेसिकली बीइंग डायरेक्टेड बाय अ पर्पस। व्हाट डज इट मीन? के मतलब ये है कि हर जो चीज है वो एक नजरिए, जो कोई भी फिनोमेना जो हो रहा है उसका एक खास मकसद है वो, और किसी एक फाइनल काज, और उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो उसके काजिस को बताता है कि ये कैसे हुआ।
कोई बात बच्चे कोई कहना चाह रहे हैं, मैं अगर समझा पाए सही तरीके से टेलियोलॉजी। तो ये आप स्पेल कर देंगे, आप वर्ड जो कह रहे हैं? मैं आप लोगों के ये इसमें बता देता हूँ, एक सेकंड, अगर शेयर हुई है तो। जी ये है टेलियोलॉजी। क्या कह रहे हैं वो, ये कि वो ये कहता है कि नेचुरल प्रोसेसेस दे आर डायरेक्टेड बाय अ पर्पस। हर जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसके पीछे एक पर्पस होता है, और वो पर्पस बताता है कि ये किस तरीके से, ये जो एंड रिजल्ट हुआ है ये किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स भी ये कहता है कि ये जो आपका ये जो मार्क्सिज्म, ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म के अंदर ये काजिज हैं, और ये काजिज इसको डूम की तरफ लेके जाएंगे। वो क्या है कि द होल सिस्टम इज बेसिकली हैविंग सम इंटरनल कंट्राडिक्शंस, द होल सिस्टम इज अनजस्ट सिस्टम, एंड दिस थिंग, दीज, ये जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं और ये जो अनजस्ट सिस्टम है, इट विल बी टेकिंग इट द होल प्रोसेस टू इट्स डूम। ये इसको फाइनल कल्मिनेशन की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो कार्ल मार्क्स ने इसको, इन लोगों ने इसको इस तरीके से इसके साथ एसोसिएट करने की कोशिश की, ये जो कैपिटलिज्म का जो सारा फिनोमिना हो रहा है ये एक खास एंड की तरफ जा रहा है, और वो एंड क्या है, वो एंड है इसका डूम, इसका रिजल्ट, ये क्राइसिस में चला जाएगा, एंड द होल वर्ल्ड वुड अगेन बी टर्निंग टुवर्ड्स वो जो पुराने जमानों के अंदर, प्री हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर प्रिमिटिव कम्युनिज्म होता था, जिसके अंदर हर चीज, जो चीज कॉमन टेबल्स होते थे, कॉमन वाइफ्स, कॉमन चिल्ड्रंस, और इस तरह की जो सारी चीजें, और क्लासलेस, स्टेटलेस और रिलीजनलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस की तरफ जा रहा है, और डूम इसको फेस करना पड़ेगा हर सूरत, हर कीमत के ऊपर। बच्चों कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई बात इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए। अच्छा सर, ये एग्जैक्टली सेम चीज हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म भी है? जी बिल्कुल, वो आज के जमाने में इसको टेलियोलॉजिकल कहना है। क्या बेसिकली ये टेलियोलॉजी जो है क्या, ये इट इज बेसिकली अ डॉक्ट्रिन जो एक्सप्लेन करती है किसी भी फिनोमिने को उसके फाइनल काजिज से। ये मेरा कहने का मतलब है, अब समझ आई मेरी बात की? ये एक डॉक्ट्रिन है जो किसी भी फिनोमिने को उसके फाइनल काज से एक्सप्लेन करती है। जैसे कि हर नेचुरल जो फिनोमिना होता है उसके पीछे एक एंड रिजल्ट होता है, इसी तरीके से जो ये कैपिटलिज्म का जो फिनोमिना हो रहा है दुनिया के अंदर, उसका भी एक एंड रिजल्ट है, और एंड रिजल्ट क्या है? डूम, क्राइसिस, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स का ये मानना था। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये मैंने आप लोगों को बताया कि इसके कुछ वेरिएशंस भी हैं। वेरिएशंस के अंदर एक हमने लास्ट टाइम में देखा था, डिपेंडेंसी थ्योरी थी, दूसरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थी, और उसके बाद सिस्टम थ्योरी जी, और एक लास्ट था स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म। ठीक है, ये तीन थ्योरीज हमने दी थी। और डिपेंडेंसी थ्योरी इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्लादिमीर लेनिन, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसके अंदर वो कहता है कि द वर्ल्ड इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड into two tiers. One is the core, the other is the periphery. Core is basically being represented by the haves, and the periphery is basically being represented by the have-nots. ठीक है, within dependency theory, I told you there are two school of thought. One is the Latin American, the other is the Latin के बाद American. American को आंद्रे गंडर फ्रैंक इसको डील करता है, पाल स्वीसे, पाल बैरन इसको देखते हैं। लैटिन अमेरिकन is basically being dominated by Celso Furtado and Aníbal Pinto के जरिए। ये इन दोनों के दरमियान मैंने आपको डिफरेंस बताया था। लैटिन अमेरिकन दे आर ऑफ द ओपिनियन, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि डिपेंडेंसी थ्योरी was basically a response to the liberal modernization theory. Liberal modernization जो theory थी वो ये कहती थी कि when the capitalism would be taken as the only system of economy in the whole world, then what would be happening? The whole world will be becoming like us. वो हमारी तरह के civilized, industrialized हो जाएंगे। तो डिपेंडेंसी थ्योरी वाज बेसिकली अ रिस्पांस टू द लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर जब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ तो वाल्ट रोस्टोव, मैंने आप लोगों को बताया था, वो वाल्ट रोस्टोव वाज ऑफ द ओपिनियन के व्हेनेवर सोसाइटी इज गोइंग टू एम्ब्रेस कैपिटलिज्म, जब वो इसको करेगी तो देन दैट सोसाइटी इज सपोज्ड टू अंडरगो और पास थ्रू
4 डिफरेंट स्टेजेस मैंने आप लोगों को बताई थी। पता था ना कौन कौन सी 4 स्टेजेस थी? पहले वो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, फिर ट्रांसनेशनल सोसाइटी में फिर टेक ऑफ आना था, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर ड्राइव टू गेट द टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम हमने अपनी बातों में बताया था। और मोड ऑफ प्रोडक्शन इन 4 स्टेजेस में क्या थे, मैंने आप लोगों का लास्ट क्लास में बताया था। ट्रेडिशनल सोसाइटी विल बी डोमिनेटेड बाय हंटिंग, और जो ट्रांजिशनल सोसाइटी होगी उसके अंदर एडवांसमेंट आएगी मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। और उसके बाद जब टेक ऑफ आ रहा होगा तो उसके अंदर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा, यानी एग्रीगेरियन सोसाइटी वुड बी टर्निंग, द होल लैंड वुड बी टर्निंग इनटू अर्बनाइजेशन। और उसके बाद द ड्राइव टू गेट द टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, ये जो आप लोग ये देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन आएगी और मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आएगी। ये थी वॉल्ट रोस्टोव का ये कहना था कि बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन द डे यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस कैपिटलिज्म, जिस दिन आप द वेरी नेक्स्ट डे यू विल नॉट बिकमिंग लाइक अस, आपको 4 स्टेजेस से पास थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन लैटिन अमेरिकन स्कूल के लोग ये कहने थे, एनिबल पिंटू इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेल्सो फुर्तादो भी बड़ा जबरदस्त था। हेनरिक कार्डोसो आप लोगों की क्लास के अंदर किताब में उसका नाम भी लिखा हुआ है। ही वाज ऑफ द ओपिनियन ऐसा नहीं है। एम्पिरिकली दिस क्लेम्स जो हैं, जो लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की जो क्लेम्स हैं, दे आर नॉट जस्टिफाइबल, ये जस्टिफाइबल नहीं है। रीजन बीइंग, रीजन क्या है इसकी, वो ये कहते हेलो हेलो Yes, ये क्या हुआ था वैसे, ये क्या हुआ था? पता नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर। डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन ये मीटिंग एंड नहीं हुई, सेशन नहीं एंड हुआ और ऑटोमेटिकली ज्वाइन करके सारा कुछ। कमाल हो गया। जी सर। Yes, sir. अच्छा जी, हम लोग ये लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वट एवर द क्लेम्स दे आर बीइंग टेकन बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, दे आर नॉट प्रूवन एम्पिरिकली। हमने इसका रिसर्च किया है, ये एम्पिरिकली साबित नहीं हुए। रीजन बीइंग क्या है, वो ये कहते हैं कि दे क्लेम के व्हेन यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस कैपिटलिज्म अल्टीमेटली यू विल बी बिकमिंग लाइक अस। दिस इज बेसिकली अ जस्टिफिकेशन टू गो फॉर न्यू इंपीरियलिज्म। ये इंपीरियलिज्म की तरफ जाने की एक जस्टिफिकेशन है, ये अपनी सुप्रीमेसी को दुनिया में कायम करने के लिए और लोगों को हीले बहानों के अंदर एंगेज करने के ये जस्टिफिकेशन है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की लैटिन अमेरिकन ने, उनका ये कहना था, उन्होंने कहा था कि हमने उनके 3 रिजल्ट्स आए। पहला रिजल्ट ये आया कि व्हेन लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट they were not willing to embrace capitalism, they were making good progress, वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे। दूसरी बात, and when they joined it, जब उन्होंने इसको ज्वाइन किया, and their economic downfall started, और उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया। तो तीसरा जो कंक्लूजन उनका ये था कि दिस होल सिस्टम जो कैपिटलिज्म है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टेन सोशल क्लासेस, ये उन्हीं को फेवर कर सकता है। इट हैज नथिंग टू डू विद दी हैव्स जो इनको एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं, जो एस्पायर करते हैं सिस्टम को, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ खास लोगों के लिए, उन्हीं को फायदा दे सकते हैं, हमें ये फायदा नहीं दे सकते। तो लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम था, आदरन गंडर फ्रैंक का ये कहना था कि ऐसी बात नहीं है, हम इनको इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई इस तरीके से नहीं कर सकते कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, दे वर विलिंग टू ज्वाइन कैपिटलिज्म एंड दे ज्वाइन कैपिटलिज्म एंड दे मेड मिरेकुलस फिनोमिनल प्रोग्रेस and they become like us, वो हमारी तरह हो गए। तो इस चीज को समझने के लिए with the single click of pen we cannot reject it कि ये ऐसा होता है, and with the single click of pen we cannot claim yes of course they will be becoming like us। लेकिन difference of opinion ये था, डिपेंडेंसी जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट था, उनका ये मानना था कि रीजन बीइंग हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो ये कह रहे थे कि even if a society is going to embrace, अगर वो सोसाइटी जो प्रिमिटिव सोसाइटी है एंड दैट सोसाइटी इज गोइंग टू ज्वाइन कैपिटलिज्म, वो कैपिटलिज्म को जब ज्वाइन करने जा रही है, तो होगा क्या, होगा कि इससे स्टिल सम पीपल, सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे वुड बी गेटिंग बेनिफिट्स। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो जॉब्स मिलेंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे का पूरा सिस्टम इज जस्ट बेस्ड ऑन कंट्राडिक्शंस। अगर कंट्राडिक्शंस हैं तो उनकी रीजंस कुछ और हैं, लेकिन दैट कंट्राडिक्टरी सिस्टम, इवन इफ वी आर गोइंग टू बिलीव यस ऑफ कोर्स दिस सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ कंट्राडिक्शन, तब भी ये सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या सोसाइटी एट लार्ज को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फायदा जरूर देते हैं। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यू गॉट, मेरी बात समझ आई है बच्चों? ओके, ये अगर समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात की थी।
वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर इमानुअल वालस्टीन इसका मेन प्रोपोनेंट था, इमानुअल वालस्टीन। अच्छा, ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, इट इज बेसिकली द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म। इस चीज को आप लोगों ने समझना है। इमानुअल वालस्टीन ने इसका पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस किया था, देन द पर्सन केम अप विद द आइडिया कि द होल ये जो कैपिटलिज्म है जो दुनिया में 1500 सदी के बाद, 15वीं सदी के बाद, 16वीं सदी के बाद जब ये दुनिया में आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, रेनेसांस के दौर के बाद, तो क्या हुआ था, ये जो इमानुअल वालस्टीन का ये मानना था कि जो दुनिया है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टियर्स। कैपिटलिज्म ने दुनिया को 3 टियर्स के अंदर तकसीम किया। एक दी है ये जो कोर है, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी है। ओके, यहाँ तक तो हमने ये किया। और फिर ये जो सेमी पेरिफेरी है, ये नई एडिशन थी, क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी के मुताबिक इमानुअल वालस्टीन का ये मानना था, एंड कार्ल मार्क्स का भी ये कहना था कि द वर्ल्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, एंड द सिस्टम इज गोइंग टू हैव इट्स डूम, कोलैप्स कर जाएगा, ये सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा। रीजन क्या है? इमानुअल वालस्टीन केम अप विद द आर्गुमेंट के देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, और ये दैट थिंग इज गोइंग टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द हैव्स, एंड दैट थिंग इज आल्सो गोइंग टू सस्टेन द हैव नॉट्स। और उसको उसने द पेरिफेरी का, सेमी पेरिफेरी का नाम दिया। एंड सेमी पेरिफेरी इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द मिक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मिक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का सबब बन रही है फॉर द कोर, और बट लेकिन आल्सो स्टडी प्रोग्रेस दे रही है दी हैव नॉट्स को, पेरिफेरी को। यू गॉट माय आइडिया गाइस? हेलो जी सर। ओके, उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म की। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म की बात की थी हमने, ठीक है जी। और उसका कौन था? जॉन गॉल्टन था। ये कहता है कि जो दुनिया है वो बेसिकली जो है अगेन बीइंग डिवाइडेड इनटू, एक है कोर और एक है पेरिफेरी। ये कोर एंड पेरिफेरी की ये जो एनालॉजी किसने दी थी? किसने दी थी सबसे पहले? व्लादिमीर लेनिन ने दी। अच्छा, एवरी कोर जो है, ये जो कोर है, ये कहाँ चला गया? ये जो कोर है, कोर इज हैविंग इट्स ओन कोर एंड ओन पेरिफेरी, ठीक है गाइस। और एवरी पेरिफेरी जो है, हर जो पेरिफेरी है, वो जो पेरिफेरी है उसका भी अपना एक कोर है, उसका भी अपना एक कोर है और एक पेरिफेरी, कोर और एक पेरिफेरी है। अच्छा, अब इस चीज को हमने जरा देखना है कि ये क्या है बेसिकली। ये पता नहीं, आप लोग, मुझे ज्यादा चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती। अच्छा, यहाँ से मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हर कोर का एक कोर है और एक पेरिफेरी है। कोर है, कोर गॉट इट्स ओन कोर एंड कोर गॉट इट्स ओन पेरिफेरी। अब इस चीज को जरा समझना है। जॉन गॉल्टन की ये कह रहा था कि जो कोर जो है, core is having its own core and own periphery. So is the case with periphery. Periphery is having its own core and periphery. अब वो ये जॉन गॉल्टन का ये मानना है कि there is a direct relationship between the core of the core and the core of the periphery. Guys, there is a direct relationship. There is a direct harmony. They are like-minded. The core of the periphery and the core of the core, they are having their harmony of interest. उन दोनों के दरमियान हार्मनी है, लाइक-माइंडेडनेस है। यानी कि जो elite class of United States of America है and the जो elite class of Pakistan है, for instance, United States of America is core and Pakistan is peripheral state, right guys? Pakistan is a peripheral state and the United States of America is a core state. अब within United States of America there is a elite class that is being termed by John Gurdon as core and और उसकी अपनी periphery भी है. So is the case with Pakistan. Pakistan के अंदर there is a elite class and there is a peripheral state. जी बेटा. सर जी जी सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है सर, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये सर आपका इंटरनेट बैठ गया। ये खुदा के लिए माफ कर दो यार, ये मैंने डबल चीजें लगाई हुई हैं, डबल। अच्छा दोबारा चलें, दोबारा बोलता हूँ बेटा, मैं जरा गौर से सुनिएगा। कर चुके हैं सर, आ गए बच्चे। ये ना मुझे लग रहा है कि बैक एंड से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे लग रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सही, सारा बंद हो जाता, खुद ही चल पड़ता। अच्छा एनीवे गाइस, अब दोबारा से जरा सर इंटरनेट जी सर, जब मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तब ये प्रॉब्लम आता है, इससे पहले नहीं आता।
ये मेरी आज सुबह बीएस की क्लास में भी हो रहा था ऐसे। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो हेलो सर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है सर आपकी आवाज में। जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट प्लीज। डिस्टॉर्ट हो भाई, दे लें क्लास तो एक मिनट। अब आ रही है आवाज? शाम को अब आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं सर, डिस्टॉर्ट हो रही है। अब देखिए सर आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है। अब जरा देखिए जरा यार, मैंने 2 इंटरनेट लगवाए हुए हैं, खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक 2 इंटरनेट कनेक्शन है मेरे। सर आप बेहतर हो गया सर आई थिंक अब बेहतर हो गई है, लेकिन पिछले 3 से 4 मिनट से सर बहुत डिस्टॉर्शन थी, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा चलें, मैं जरा देखिए मेरी बात सुन ले जरा प्लीज। अब जरा दोबारा चलते हैं। जॉन गॉल्टन वाज, जब मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तब ये प्रॉब्लम आता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये सुबह की मेरी क्लास में भी ऐसा ही हो रहा था। आप ना करें सर। अच्छा चलें सुने, अब जरा मेरी बात सुने। जी ठीक है सर। जॉन गॉल्टन वाज ऑफ द ओपिनियन के दुनिया, द वर्ल्ड कैपिटलिज्म हैज क्रिएटेड 2 tier structure in the world. One is the core, the other is the periphery, right? Every core is having its own core, मान के हर core का एक अपना elite class है, and every core is having its own periphery, के हर core के अंदर जिस तरीके से एक elite class है, so is the case with the poor class, poor class भी उसके अंदर है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? हेलो जी सर। ओके सो वो कहता है द पेरिफेरी जो पेरिफेरल स्टेट है उसका भी एक कोर है, उसका भी एक पेरिफेरी है। और वो किस तरीके से है, अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ पाकिस्तान की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कोर एंड पाकिस्तान इज अ पेरिफेरल स्टेट, राइट गाइस? अब जरा इसको देखते हैं, कोर क्या है। कोर के अंदर जो एलीट क्लास है, द कोर ऑफ द कोर इज हैविंग डायरेक्ट हार्मनी विद द कोर ऑफ द पेरिफेरल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का एलीट क्लास है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो एलीट क्लास है, दोनों के दरमियान हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक। ओके, अब there is a disharmony. जी सर there is a disharmony between the periphery of the core and the periphery of the peripheral state. Reason being क्या है कि जो गरीब तबका है, जो गरीब तबका है, they are नहीं आ रही आवाज? हेलो, आवाज नहीं आ रही यार, इसको मैं ना जी डिस्टॉर्ट हो रहा है सर, थोड़ी सी आती है फिर कट जाती है, फिर आती है फिर कट जाती है। डिस्टॉर्शन बार-बार हो जाती है। मैं इसको हम इसको दोबारा कनेक्ट करके देखें बच्चों, हो सकता है। जी सर, हम कनेक्शन एक नया ले लेते हैं सर। जी सर, काफी लंबी कॉल हो गई है। हाँ, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट करते हैं। ओके यस सर।